हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के दो नियम हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और दोनों नियम पे एक एक सवाल भी लगाएंगे न्यूमेरिकल, जिससे हमें पता चलेगा कि इससे रिलेटेड सवाल किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम किरचॉफ के पहले नियम को समझते हैं। देखिए, किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम भी इसे कहते हैं। संधि क्या होती है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक है, इस वायर से एक और वायर हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, बीच में देखिए दो वायर, ये एक वायर था, इससे एक और कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। जहाँ पे अगर कोई हम धारा भेजेंगे तो यहाँ पर वो धारा आके मिलेगी, कुछ इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक, तो अब समझते हैं संधि का नियम आखिर है क्या। देखिए, किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, मान लिया कोई एक संधि थी O, इसके ऊपर देखिए धाराएं I1 I2 आ रही थी और इनसे I5 I4 I3 दूर जा रही थी। ठीक, तो अगर हम कहें कि इन संधि पे सबको मिला दें तो इन संधि पे जो मिलने वाली धाराएं होंगी उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। वही बात लिखी गई है। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब एक बात बहुत गौर से समझिएगा, संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। अब इनका बीजगणितीय योग करना, इनके चिन्ह के साथ इनको रखें, सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है, आर होता है। तो देखिए I1 प्लस I2 ये क्या हो जाएंगी, संधि की ओर आने वाली धाराएं। अब दूर जाने वाली देखिए I3 माइनस I5 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 5 धाराएं थी, सबका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ये किरचॉफ का पहला नियम कहता है। अच्छा, यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, अगर हम I1 और प्लस I2 यहीं पर रखें, ठीक है, I1 प्लस I2, तो ये जो माइनस वाली धारा है उनको उधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये भी सब क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी कि I3 प्लस I4 प्लस I5। यहाँ से एक बात सिद्ध होती है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं, ये ऐसे समझिए, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, योग संधि से, ठीक है, योग संधि से दूर जाने वाली ठीक है, दूर जाने वाली धाराओं के योग के, ठीक है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, एक बात और, ये किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा, धारा है, धारा से आप याद कर सकते हैं आवेश प्रवाह की दर, तो यानी कि इसको हम याद कर सकते हैं कि ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी कि ये नियम क्या लिखेंगे, ये नियम आवेश के, ठीक है, आवेश के संरक्षण को ये नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करेगा। क्लियर। तो ये पहला नियम हो गया किरचॉफ का, यानी कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और संधि की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव, संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती है, निगेटिव होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 प्लस I2 बराबर होता है I3 प्लस I4 प्लस I5 के। अतः ये सिद्ध होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं का योग संधि के दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये नियम संधि का नियम इसे कहते हैं और ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। क्लियर। अब ये नियम पहला हो गया। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा कि कैसा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमको
कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है चित्र से हमको धारा आई का मान निकालना है। ठीक है, कैसा निकालते हैं इसको समझते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहाँ 2 एम्पियर आ रही है, संधि मान लीजिए पी है सबसे पहले, और यहाँ पे ये धारा आई निकल रही है। इस आई का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम गौर से देखें तो यहाँ इस बिंदु पर एक यहाँ से तार आया हुआ है, एक तार यहाँ से आया हुआ है। इसका मतलब धारा 2 एम्पियर इस संधि पर आ रही है, 2 एम्पियर इधर आ रही है। अब ये आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर संधि पर आई कितनी धारा, 4 एम्पियर की आई। समझिएगा बात को, 4 एम्पियर की धारा आई। अब 4 एम्पियर की धारा में कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि 1 एम्पियर चली गई। इसका मतलब इधर जो ये गई होगी कितनी होगी, I1 का मान 4 में से 1 एम्पियर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि इसमें कौन सी धारा गई है, 3 एम्पियर गई है। अब ये 3 एम्पियर जाके बिंदु Q पे मिल रही है। यहाँ भी देखिए संधि बनी हुई है, 3 रास्ते हैं, तो एक तो इधर चली गई है, देखिए दिख रहा है 1 एम्पियर इधर चली गई है। तो मुझे बताइए इधर कितनी गई होगी भाई, 1 चली गई इधर और 3 एम्पियर है, तो 3 में से हम 1 को अगर घटा देंगे 1 एम्पियर को, तो कितना बचेगा, 2 एम्पियर बचेगा। इसका मतलब इसके अंदर धारा जा रही है वो 2 एम्पियर है। तो I2 का मान कितना है, 2 एम्पियर है। समझ गए। अब वो 2 एम्पियर यहाँ पे आ गई, यहाँ R पे आ गई। R पे क्या हुआ है कि 2 एम्पियर तो यहाँ पे R पे आई है, और 1 एम्पियर देखिए और यहाँ से आ रही है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 1 जोड़ देंगे ना, कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। अब इस पर टोटल धारा आ कितनी रही, 2 इधर से 1 इधर से, मतलब 3 एम्पियर। अब देखते हैं आई का मान, तो 3 एम्पियर में से इधर चली गई 1.2, तो 3 में से 1.2 तो पहले हम घटा देंगे। क्लियर भाई, देखिए 3 एम्पियर यहाँ तक पहुंची। अब 3 में से जाने वाली धाराएं ये हैं और ये हैं, और ये दोनों जो यहाँ पर आई है 3 एम्पियर किसके बराबर होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी कि नहीं होगी। यानी कि जो 3 एम्पियर यहाँ पे आई है वो बराबर किसकी होगी, 1.2 एम्पियर के और प्लस आई के, इसके बराबर होगी। अब अगर हम 1.2 एम्पियर को इधर भेज दें तो 3 एम्पियर माइनस 1.2 एम्पियर बराबर आई हमें मिल जाएगा। बस आई का मान निकाल लीजिए, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा, अगर हम 3 में से क्या घटाना, 1.2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ गया, 1.8 एम्पियर। यानी कि आई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.8 एम्पियर। देख रहे कितना आसान सा सवाल ये लग गया है। तो जिसे चाहिएगा तो आप नोट कर लीजिएगा सवाल को, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग पाश का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं द्वितीय नियम। देखिए द्वितीय नियम या इसे हम लोग पाश का नियम भी कहते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 2 पाश लगे हुए हैं, बंद पाश है। ठीक है, एक बंद पाश 1 मान लिया इसको, और ये क्या है, बंद पाश 2 है, पूरी तरीके से ये बंद है। ठीक, अब समझिए इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में, क्लियर, प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम। लिखा भी यहाँ पे, किसी परिपथ के प्रत्येक पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर, मतलब जितने भी प्रत्येक में मतलब धारा बह रही है उसके साथ प्रतिरोध को देखेंगे, उसका गुणनफल करेंगे, तो जितने भी लगे हुए उनका बीजगणितीय योग निकाल लेंगे, और वो बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आप समझते हैं इस नियम को अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए ये धन सिरा होगा, ये ऋण सिरा होगा। आप जानते हैं धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती है, क्लियर। तो यहाँ से धारा की दिशा क्या होगी, इधर होगी। मान लिया ये दिशा क्या है, I1 है, तो यहाँ पे भी धारा की दिशा I1 ही होगी, क्योंकि ऐसे जा रही तो आएगी, तो I1 ही इसमें आएगी ना, तो यहाँ पे क्या होगी, I1 होगी, क्लियर। इस जगह पे देखिए धारा की दिशा क्या होगी, I2 होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, I2 होगी। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए तो ये I1 यहाँ आई, I2 यहाँ आई, इसको मान लिया हमने A और B, ठीक है। अब देखिए यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आई, और ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या चलेंगी, I1 प्लस I2 चलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से जाएंगी और उसके बाद फिर टूट जाएंगी, इधर I2 चली जाएगी, इधर I1 चली जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ से। अब इसको लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि इस पाश के अंदर चलते हैं। कैसे चलते हैं, देखिए इसमें चाहे हम क्लॉकवाइज चल सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो हम इसमें इस डायरेक्शन में चलते हैं, किधर, ऐसे चलते हैं। बंद पाश 1 में हम इस तरह से चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, बंद पाश 1 के लिए, बंद पाश
एक के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कहना क्या है, मतलब कैसे कैसे चलते हैं हम, यहाँ से खुद चलने का प्रयास करते हैं और यहाँ से जब चलते हैं यानी कि हम यहाँ से देखते हुए चलते हैं इस डायरेक्शन में, तो हम दो बार चलेंगे। एक बार हम प्रतिरोध पे आके रुकेंगे और दूसरी बार में हम विद्युत वाहक बलों को देखेंगे सिर्फ। तो पहले हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। जब हम यहाँ से चल रहे होंगे तो हमें ये देखना है कि जिधर हम चल रहे हैं क्या धारा की दिशा भी उधर ही है। अगर हमारे चलने की दिशा, देखिए ये देखना होता है एक तरह से, ठीक है। चलने का मतलब ये आप इसको बैठ के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम इधर से चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे चलने की दिशा और धारा के चलने की दिशा अगर सेम है तो वो धारा और जिस प्रतिरोध में वो धारा जा रही है उसका गुणनफल धनात्मक लेंगे। अगर हम चल रहे हैं इधर, धारा जा रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। पहली बात तो ये याद रखिए। अब देखिए चलना हम कैसे प्रारंभ कर रहे हैं, इस बंद पाश एक में ऐसे चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए हम ऐसे आ रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है। तो जैसे हम यहाँ से आए तो देखा R1 मिल गया हमको। R1 में धारा कौन सी जा रही है, I1 जा रही है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू R1। और ये क्या पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हम धारा की दिशा में ही चल रहे थे। उसके बाद हम आए यहाँ विद्युत वाहक वाले, यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमको वापस आने के बाद हम अच्छा इसी पाश में चलना है, तो ऐसे आने के बाद ऐसे गए, फिर ऐसे गए। इधर जाने पे हमने देखा कि E2 मिला, E2 से कोई मतलब नहीं, और आगे गए फिर R2 मिला। अब गौर से देखिए, जा रहे हैं इधर, धारा इधर आ रही है, तो क्या चिन्ह आ जाएगा भाई, माइनस में आएगा। और माइनस में क्या मिलेगा, I2 इंटू R2। क्लियर, धारा तो इधर आ रही है, हम इस साइड जा रहे हैं, तो हमें जो I2 R2 का गुणनफल मिलेगा वो कैसा लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। अब बराबर, अब देखिए कोई प्रतिरोध नहीं लगे हैं, खत्म। फिर दोबारा चलते हैं ऐसे, और अब हमें ये देखना है सिर्फ विद्युत वाहक बलों को ही देखना है। तो जब हम इधर से आ रहे होंगे तो हम देख रहे हैं कि हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, और ये माइनस छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। जब हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो हमें E1 को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यानी कि सॉरी विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ विद्युत वाहक बल क्या मिला, हमें E1 मिला, और जा किधर रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, तो हम क्या लेंगे, E1 को पॉजिटिव लेंगे। फिर ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए, वापस घूम गए। अब हमने देखा कि हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। माइनस से प्लस आने पर जो विद्युत वाहक बल था वो प्लस में लिया गया। अब जो प्लस से माइनस की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल वो क्या ले रहेगा, माइनस ले रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का E2। फिर समीकरण 1, ये एक समीकरण हमको मिल गई। अब हम क्या बनाएंगे, दूसरी समीकरण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बंद पास हैं, तो इसको दो बंद पास दो माना है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे बंद पाश। आप कैसे भी चल सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, क्लॉकवाइज, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बंद पाश दो के लिए। क्लियर, अब इसे देखते हैं हम लोग। देखिए बंद पाश दो में भी हम ऐसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, तो हम ऐसे आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे अब आने को देखें तो हम देखेंगे कि R2 पे रुके आके, हम इधर आ रहे थे, धारा भी इधर आ रही थी, तो I2 और R2 ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ नहीं मिला, हमें वापस गए। फिर जब हम इधर गए तो हमें ये दिख रहा है कि हम इधर जा रहे हैं, और ये इस प्रतिरोध में R3 हमको जब मिला है, तो R3 में धारा भी तो इधर ही डायरेक्शन में जा रही है, I1 प्लस I2, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि प्लस क्या मिल जाएगा, I2 प्लस I1, सॉरी I1 प्लस I2। और ये किस में जा रही है, ये धारा किस में जा रही है, ये जा रही है R3 में। क्लियर, अब देखिए खत्म प्रतिरोध, बराबर। फिर हम ऐसे आएंगे, अब विद्युत वाहक बलों को देखेंगे। जब हम यहाँ से आए तो हमने देखा माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे E2 मिला। उसके बाद हम पूरे में घूम गए और हमें कुछ नहीं मिला। ये बन गई समीकरण 2। अब ऐसे ही समीकरण निकाल के हम परिपथ में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। हमने यहाँ पे किरचॉफ के दोनों नियम देख लिए हैं। एक न्यूमेरिकल किरचॉफ के प्रथम नियम पे था, अब किरचॉफ के द्वितीय नियम पे भी एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो चलिए, इसे चाहिएगा तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब इसे हटाते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे आधारित, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इसके आधारित किरचॉफ के द्वितीय नियम पे। सबसे पहले एक काम करते हैं हम यहाँ से देखते हैं कि धारा की दिशा कौन सी, किधर धारा जा रही है। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये वाला माइनस है, ये प्लस है, मतलब धारा ऐसे जा रही होगी। मान लिया यहाँ से धारा जो निकली वो क्या निकली, I1 निकली। अब I1 जाएगी, यहाँ पे जाएगी, इसमें भी I1 जाएगी, क्योंकि ये दोनों देखिए इनके बीच में कोई भी संधि नहीं है। ये यहाँ से ब्रेक तो हुआ नहीं, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब
ये क्या हो गया है, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब इनसे जो था यहाँ भी I2 जाएगी, इसमें भी I2 I1, इसमें भी I1, और ये I1 यहाँ पे आके मिलेगी। इसको देखिए, यहाँ से मान लीजिए इधर से धारा निकलेगी, ये प्लस है ये माइनस है, तो इधर से अगर धारा निकलेगी तो ये इसको हम क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। अब वो I2 जाने के बाद यहाँ बटेगी, लेकिन फिर यहाँ से होती हुई I2 ही तो जाएगी, इसमें I2 ही तो जाएगी कि नहीं जाएगी, यहाँ से होती हुई है I2 चली जाएगी इसमें। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि अगर हमें किरचॉफ का नियम लगाना है तो हमें पास ढूंढने पड़ेंगे, एक पास ये, एक पास ये, एक पास ये। क्यों ना हम इनको और इनको सॉल्व कर लें और एक प्रतिरोध बना लें। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, I2 यहाँ पे जाने पर बट रही है, इसका मतलब ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। इनको सॉल्व करके तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो वो प्रतिरोध यहाँ पर लग जाएगा। इनको ये और ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इनको भी अगर हम सॉल्व कर लें तो एक प्रतिरोधी इनकी जगह पे लग जाएगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा पास निकालना। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें आराम से किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए हल, क्योंकि हमें निकालना क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या निकालने, विभवांतर निकालना है हमें। अब इसमें विभवांतर निकालने के लिए हमें इसमें धारा चाहिए, धारा चाहिए नहीं चाहिए। अब यहाँ से I1 आएगी धारा, यहाँ पे I1 आ जाएगी, यहाँ पे I2 आ रही, तो इसमें कौन धारा बहेगी, I1 प्लस I2, यही धारा तो इसमें बहेगी। अगर हम I1 प्लस I1 और I2 दोनों के मान निकाल लें तो वो धारा इसमें बह जाएगी। फिर हम यहाँ पे ओम का नियम V बराबर I इंटू R लगा देंगे और A और B के भी विभवांतर निकाल लेंगे, R की जगह पे 4 रख देंगे। तो पहले तो हम इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इनको इस फिगर को फिर से जो है यहाँ पे लगाएंगे दूसरा फिगर, इसी को जो है सही करके। देखिए 2 ओम किस क्रम में है, 2 ओम, 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो हम जानते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सिंपली हम कैसे निकालते हैं, R बराबर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं 2 + 2 = 4 ओम, यानी कि 4 ओम। ठीक है, यानी कि 2 और 2 मिलकर 4 ओम आ गए, यानी कि यहाँ पे हम कौन सा प्रतिरोध लगा सकते हैं, 4 ओम का सिंपल प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है, तो इधर वाला काम तो हो गया। तो फिगर को फिर रीअरेंज करते हैं यहाँ से। देखिए ये बीच में ये क्या है, ए और बिंदु ए है, यानी कि बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या है, ए है। इनके बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसे लगा रहने देते हैं, कौन सा है, 4 ओम का। ठीक, अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ से तो एक ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, माइनस और ये प्लस, इसे लगा हुआ है, माइनस और प्लस। यहाँ से धारा I1 जाएगी, लेकिन अब इनको सॉल्व करने के बाद 4 ओम आ गया, तो हम यहाँ पे क्या 4 ओम लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना लगा दिया, 4 ओम लगा दिया। अब I1 इसमें जाएगी और यहाँ पे भी I1 आएगी और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, I1 आ जाएगी। क्लियर, ये वाला एक हमने इधर का हिस्सा निकाल लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा वाला, ये और ये भी किस क्रम में, ये देखिए श्रेणी नहीं है, ये किस में, देखिए धारा बट रही तो किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, 8 ओम, 8 ओम किस में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम लोग, उसमें निकालते हैं 1/r' मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध को, क्या होता है 1/8 + 1/8, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8 दो देखिए क्या है, हर में 8 है तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, और हर अगर बराबर होते तो जुड़ जाते हैं, यानी कि 1 + 1 कितना, 2, यानी कि 1/4 आ जाएगा। यानी कि r' का मान कितना हो गया, 4 ओम आ गया। इसका मतलब हमें देखा कि 8 और 8 ओम को भी सॉल्व करने पर हमें कितना, एक सिंगल प्रतिरोध मिल गया, 4 ओम मिल गया। तो अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ पे एक 4 ओम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। भाई ये सेल था, ठीक है, लगा दिया यहाँ पे सेल। अब यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, देखिए 4 ओम का लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अब यहाँ से कौन सी जाएगी, I2 जाएगी, यहाँ पे कौन सी आएगी, I2 आएगी। अब ये I1 और I2 मिलके इसमें चली जाएगी, यानी कि यहाँ कौन सी बहेगी, I1 और I2 दो धाराएं बहेंगी। अब ये रीअरेंज हो गया है। अब हमें ए और बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए इसमें धारा निकालनी होगी, तो हम सबसे पहले इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं बंद पास 1, इसको मान लेते हैं बंद पास 2। अब धारा ऐसे जा रही है तो हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करें, लिखेंगे बंद पास 1 के लिए
बंद पाश एक के लिए, ठीक है, बंद पाश एक के लिए ऐसे जा रहे हैं। तो जरा देखिए, अगर इसमें हम जाना, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रतिरोध देखेंगे। तो हम ऐसे गए या यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, चलिए। अच्छा, ये कितना वोल्ट लगा है, 2 वोल्ट लगा है और 2 वोल्ट लगा है, ठीक है। ऐसे गए I1, 4 ओम पे रुके तो 4 के साथ कौन सी धारा है, I1 है, ठीक। ऐसे आ गए, इसी देखिए जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा जा रही है। ऐसे आने के बाद इधर गए, इधर देख रहे हैं कि हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, यानी कि जो प्लस लगाएंगे और 4 के साथ क्या लगाएंगे, धारा कौन सी, I1 प्लस I2, और वापस ऐसे घूम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रतिरोध हो गए। अब दोबारा हम चलेंगे और क्या देखेंगे, विद्युत वाहक बल। तो बराबर यहाँ से हम दोबारा आए तो हमने देखा सिर्फ एक विद्युत वाहक बल मिला, जो कि कितना मिला, 2 वोल्ट का, और कोई विद्युत वाहक बल इसमें है ही नहीं। और हम चल भी इसी डायरेक्शन में रहते, माइनस से प्लस की ओर। इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 4I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से देखिए तो 4 और 4 मिलके 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8I1 प्लस 4I2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अगर हम सबको 2 से भाग कर दें, मान लीजिए सबको 2 से भाग कर दिया, 2 कॉमन ले लें, जैसे आप समझ सकें, तो ये क्या हो जाएगा, 4I1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 1 मिलेगा, समीकरण 1, ठीक। ये समीकरण 1 बन गई बंदपाश 1 से। आप क्या करें, बंदपाश 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बंदपाश 2 के लिए, 2 के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो हम लोग क्यों ना ऐसे चलने का प्रयास करें, ऐसे चलते हैं, ठीक है। ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे। I2 है, I2 किस में जा रही है, 4 ओम में जा रही है, तो और इसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 4, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 4 इंटू I2, ठीक। ऐसे गए, इधर आए, फिर वापस इसमें गए, यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, 4 में जो धारा जा रही है क्या है, I1 प्लस I2, यानी कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा I1 प्लस I2 जा रही है। ऐसे तो चल रहे हैं हम लोग, तो अभी अगर ऐसे आएंगे तो इधर ही तो आएंगे, इधर आएंगे तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, और 4 ओम के प्रतिरोध में I1 प्लस I2 दोनों जा रही है, लिख लिया। फिर बराबर प्रतिरोध का काम खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे यहाँ पे विद्युत वाहक बल। तो फिर हम ऐसे ही जा रहे हैं, एक ही विद्युत वाहक बल लगा है, 2 वोल्ट का लगा लेंगे। अब देखिए फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखेंगे 4I1 प्लस 4 और 4 भाई 4I2 कितना हो गया, 8I2 हो गया, नहीं हो गया, ठीक, बराबर 2। अब फिर से इसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2I1 प्लस 4I2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समीकरण 2 आ गया। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए हों। तो फिर जो है अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, हमें इसकी ज़रूरत थी खाली यहाँ पे, चलिए इसे हटा देते हैं। देखिए अब समीकरण 1 और 2 समीकरण हैं और 2 मान निकालने हैं, तो निकल आएंगे आराम से। इसमें हम क्या करें कि अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, लेकिन समीकरण 2 में हम किससे गुणा करा दें, 2 से करा दें गुणा, ठीक है। समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा करा देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 4I1, और यहाँ 4I1 है, और इससे इसको घटाएंगे तो 4I1 से 4I1 आराम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, और 2 के किससे गुणा कराना है, 2 से कराना है, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1 लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, 4I1 प्लस 2I2 बराबर 1। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, देखिए इसे 2 से गुणा भी कराने हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 4I1 प्लस कितना आ जाएगा, 8I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं ना। अब हमें क्या माइनस लगाए, तो माइनस में चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्या मिलेगा हमको, देखिए प्लस का 4I1 और माइनस का 4I1 कैंसिल हो गया, माइनस का 8 प्लस का 2 क्या 6I2 मिल गया हमको, और 6I2 किसका मिला, माइनस का मिला। इधर देखिए 2 में से 1 घटेगा ना, और माइनस का 1 ही तो मिलेगा, और ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, तो I2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1/6 एम्पियर हमें धारा मिल गई। अब क्या करें, I2 का मान किसी एक समीकरण में रख दें, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 में रखिए तो 4I1 प्लस
I2 का मान 1/6 इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो 4I1 इज इक्वल टू, देखिए 2 1 कम 2 2 3 6, कितना बचा 1/3, 1/3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/3, या इसको हम लिखते 3 1 कम 3 माइनस 1/2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। अब देखिए 2 दूना 4 और ये 2 3 से गुणा कर लेगा, तो I2 का मान भी हमारे पास कितना, नहीं I1 सॉरी, यहाँ पे क्या है I1 है, तो I1 का मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमको किसका मान मिल गया I2 का, ये किसका मान मिल गया I1 का। अब हमें क्या निकालना है, A और B के बीच विभवांतर, तो हम ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर I × R, यही लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे अतः A व B के बीच विभवांतर, ठीक है, A व B के बीच विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू, विभवांतर बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध, V बराबर I × R, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा R क्या था, सॉरी I क्या था, बीच में जो धारा जा रही थी I1 प्लस I2 जा रही थी, लिख देते हैं I1 प्लस I2, और उसके बाद इसमें प्रतिरोध क्या लगा था 4 ओम का ही तो लगा था, तो यहाँ 4 ओम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए VB माइनस VA इज इक्वल टू, I1 का मान 1/6, I2 का मान 1/6, और क्या लगा हुआ है 4 लगा हुआ है। अब देखिए ये नीचे 6 आया, 1 और 1 2 हो गया, गुणे में 2 4 दूनी 8, कितना आ गया 8/6, अगर 2 से काटिए 2 दूना 4, सॉरी 2 चक्कू 8 2 3 6, तो कितना आ गया 4/, यानी कि VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया A और B के बीच विभवांतर। आई होप आपको समझ में आया होगा आसानी से ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।